वी आर नॉट प्रिपेयर टू मैनेज दिस जनरेशन। ये वाला जनरेशन के अंदर थोड़ा सी डिफरेंट सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व है। इन ऑर्डर टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एंटाइटलमेंट आपको कुछ अर्न करना पड़ता है, और वो मुझे लगता है कि ये वाली जनरेशन है, दे आर टू इम्पेशेंट फॉर दैट। काकर साहब के साथ हमारा था पॉडकास्ट, तो ही सेड कि जो हम बड़ा क्लेम करते हैं यंग लोग ही हमारे असासा हैं, तो वो आपका नेगेटिविटी भी उतनी ही बड़ी आपकी बन सकती है। तालीम और तरबियत ना हमेशा साथ यूज होने वाले अल्फाज थे, लेकिन अब तालीम से तरबियत थोड़ी सी चली गई है। स्टोरी और ये इंग्रेडिएंट ऑफ डिजास्टर। एक कंपेटिटिव सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी बड़ा क्रूशल होती है। यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आपका IBL लम्स में पढ़ाई नहीं करी तो आपकी नौकरी लगना ब्लू चिप कंपनी में मुश्किल है। आज का बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है। ये रिसेंट फिनोमेना है। मिडिल क्लास घरानों के अंदर ना जो प्रोफेशन है वो ज्यादातर पैशन से नहीं डिक्टेट होता, वो इकोनॉमिक्स से डिक्टेट होता है। कमर्शियल सक्सेस लिमिटेड लोगों की ही दिखी है। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हो रही है, बच्चों का और माँ बाप का गैप भी कम हो रहा है। माँ बाप से पहले बच्चे हद से ज्यादा डरते थे, एक्सचेंज और तबादला ख्याल नहीं हो सकता था। मुल्क में भी यही हो रहा है। आप देखें कि जो ताकतवर पोजीशन पे बैठे हुए उनको ये आज जेन्युइनली लगता है कि मुल्क जबरदस्त हालात में। एग्जांपल देता हूँ कि हम ये समझते थे कि भाई पढ़े लिखे लोग ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाएंगे, गवर्नमेंट के अंदर जाएंगे तो शायद बेहतरी आएगी। वैल्यू सिस्टम, वर्क एथिक, कॉर्पोरेट एथिक, मुझे लग रहा है वो एक थोड़ा डाउनफॉल पर ही। हाँ, मेरा बॉस के साथ बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, मैं डायरेक्ट हूँ, मैंने थोड़ा सा, फिर वो मेरिट चली जाती है। लोग नीचे कतराते हैं वॉइस आउट करने में। जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग लोग होते हैं ना, वो अमूमी तौर से सबसे ज्यादा एथिकल कोड्स वायलेट कर रहे होते हैं। और जब ऑर्गेनाइजेशन एक रेट रेस पे लगी हुई है कि ग्रोथ चाहिए हमें हर हाल में, तो जब आप 50 चीजें कर रहे होते हैं, आप फायर फाइटिंग मोड में होते हैं। अगर आप सूरह तकासुर भी पढ़े तो उसका कहने का मकसद है कि आप जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा की चाह में आप कब्र तक पहुंच जाएंगे। पूरी चीज का फिर इफेक्ट एज अ नेशन आपको कैसा लग रहा है? इट वुड बी अ कंट्रोवर्शियल आंसर cause हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमारी डिस्कशन थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की है। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट कल्चर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है वो HR का ओवरऑल फंक्शन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, और उसके बाद जेन Z एंड मिलेनियल एंड जेन अल्फा, और क्या क्या ट्रेंड्स आगे आ रहे हैं। टुडे वी हैव अमार हसन विद अस। थैंक यू सो मच अमार भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके शहर हम लोग आए हुए हैं। पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दीज 3 cities and in compare to the corporate like पूरा, because ज़ाहिर है कराची is the hub. So आपका कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक? मुझे खैर बहुत लोग डांट सुनाएंगे लाहौर और इस्लामाबाद वाले क्योंकि मैं शायद थोड़ा बायस्ड हूँ इस उसमें, लेकिन आई थिंक कि न्यूयॉर्क को भी आप देखें, जो कि जनरली पोर्ट सिटीज़ होती हैं, उनके जो कल्चर और उनका पेस ऑफ वर्किंग होता है वो एक नॉच अबव होता है। कराची का भी यही है कि यहाँ पे जो वर्क कल्चर है वो थोड़ा सा तेज़ है। पीपल आर मोर रूथलेस हेयर कंपेयर टू आई वर्कड इन लाहौर ऑल्सो। इस्लामाबाद में तो मेरा ससुराल भी है, सो मेरा जाना आना लगा रहता है। बट आई हैव सीन अ ड्रास्टिक चेंज इन पीपल्स वर्क एथिक, वर्क कल्चर। लाहौर थोड़ा सा लेट बैक है, वहाँ सुबह होता है तो भाई नाश्ते की बात शुरू होती है, फिर बात बात पे खाना आ जाता है, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे एक एनवायरनमेंट और वर्क एनवायरनमेंट डिफरेंट है। इस्लामाबाद इज़ मोर सीरीन। इस्लामाबाद में कॉर्पोरेट सेक्टर उतना है भी नहीं, एक सर्टेन इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। सो आई थिंक उस हिसाब से कराची टेक्स द एज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड टैलेंट पूल। या और जनरली थोड़ा सा लाइक बिफोर वी गो इनटू कि क्या लाइक द कॉर्पोरेट कल्चर एंड एवरीथिंग, a little bit about your background. You are from Karachi, right? Yeah, I'm from Karachi. सारी ट्रेनिंग जो है वो इसी शहर ने की है? बिल्कुल इस शहर ने की है। और I graduated from CBM. अगर आप यूनिवर्सिटी के टीयर्स में देखें तो ये तीसरे टीयर की यूनिवर्सिटी, और एक कंपेटिटिव सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी बड़ा क्रूशल होती है। यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आपका IBL लम्स में नौकरी नहीं लगी तो आप पढ़ाई नहीं करी तो आपकी नौकरी लगना ब्लू चिप कंपनी में मुश्किल है। तो वो वाली सारी चीज़ों पे ऑब्वियसली आपको शुरू में करियर में कोई टॉप कंपनी में एंट्री नहीं मिलती है। सो आई डिड अ लॉट ऑफ एजेंसी वर्क के, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मीडिया प्लानिंग एजेंसी, इवेंट के हर स्टेज लगाना है, SMD, प्रोडक्शन, ड्रामा, ये सारी चीज़ें करके फिर आई गॉट माई इनरोड्स थ्रू द रियल सेक्टर विच इज। एंड व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, उस टाइम का ओवरऑल जो वर्क कल्चर था वो किस किस्म का था, लाइक कंपेयर टू नाउ? ज़रा यू आर हेडिंग द पूरी लाइक कंपनी इन अ सेंस, लाइक एक पूरा वर्टिकल,
तो उसको आप कैसे देखते हैं कि उस टाइम के जो बच्चों की मेहनत एंड यू नो वो कैसा था? देखें, वो जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी हर वैल्यू सिस्टम, वर्क एथिक, कॉर्पोरेट एथिक, मुझे लग रहा है वो एक थोड़ा डाउनफॉल पर ही। ओके। और इसमें कोई, मैं ये अच्छाई या बुराई के उस पर लेबल नहीं कर रहा, हर दौर के अपनी बेंचमार्क्स होते हैं। उस दौर में तो बड़ी एक तरीके से हार्ड अर्न चीज़ें थी आपको। अगर आपका बॉस आपको कहता था कि यार ये 100 पेजेस फोटो स्टेट करने हैं, तो वो भी आप खुशी खुशी करते थे। That's the only option। उस टाइम वो भी नहीं था बहुत इतनी ज़्यादा मौके शायद नहीं थे, बट आप वैल्यू भी करते थे कि आप देखें, स्कूलों में भी उस्तादों की जो रिस्पेक्ट थी वो अब शायद स्कूलों में वो नहीं है। इसी तरह अर्ली स्टेज ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर में जो आपके अपनी बॉसेस के साथ की एक आप मेंटोर, आप उनकी वैल्यू करते थे, इधर उस लेवल की रिस्पेक्ट भी वो नहीं है। तो वो वाला वर्क कल्चर था कि यू वर टेकिंग एवरीथिंग, पंचेस एंड एवरीथिंग, एंड बट यू वर ग्राइंडिंग एंड यू वर डूइंग, यू नॉट कंप्लेनिंग एनीथिंग, आप बस काम करते जा रहे थे। ये वाले जनरेशन के अंदर थोड़ा सी डिफरेंट सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे जो हैं, यू कांट मैनेज द सेम वे जो कि आप 10-15 साल पहले मिलेनियल्स को मैनेज कर रहे थे। यू कांट मैनेज द सेम वे राइट नाउ। एंड व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, उस टाइम जो सेल्फ अवेयरनेस थी एक कि यार अच्छा ये मेरे घर वाले कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर वाला एक वो है, बट आसपास लोग ये कर रहे हैं, शहर ग्रो हो रहा है, ये वर्टिकल्स नए नए आ रहे हैं, AI नए आ रहा है, तो गूगल आ गया और ये वो सारा। उस टाइम what was your sort of mindset overall? Yeah, were you inclined towards anything specific? देखें, मिडिल क्लास घरानों के अंदर ना जो प्रोफेशन है वो ज़्यादातर पैशन से नहीं डिक्टेट होता, वो इकोनॉमिक्स से डिक्टेट होता है। और उधर ये होता है कि उस ज़माने में इंजीनियर्स की बड़ी वैल्यू थी कि आपने NUST, GIK, NED, अगर आप इंजीनियरिंग कर लें कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, तो वही आपकी शुरू की सैलरी 60,000 रुपये की लग जाएगी। तो आई थिंक हमारे जो वालदैन हैं उनका भी दिमाग इसी तरीके से ही बना हुआ था। लेकिन ऑब्वियसली हर बच्चा क्योंकि उतना उस स्किल सेट का नहीं होता, कि कुछ लोग एनालिटिकली बड़े अच्छे होते हैं तो वो मैथ्स फिजिक्स अच्छी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग एनालिटिकली अच्छे नहीं होते या क्रिएटिवली थोड़े साउंड होते हैं, तो हमारे यहाँ BA करना समझे एक तज़हीक आमेज़ बात समझी जाती है। तो करियर भी उसी तरह वालदैन ने स्ट्रक्चर करने की कोशिश करी कि भाई प्री इंजीनियरिंग करो, तो कि इंजीनियरिंग में घुस जाए। अब हम उतने लायक थे नहीं, तो इंजीनियरिंग में इतने अच्छे नंबर्स नहीं आए, तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस के टेस्ट दे के वी गॉट इनटू दिस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज द सेल्फ अवेयरनेस आपको? अगेन थोड़ा सा जब यू रिफ्लेक्ट बैक, एंड ऑब्वियसली यू वर्क विद द जेन ज़ी, मिलेनियल, लाइक यू नो ज़रा पुराने भी लोग होंगे, डू यू थिंक कि ये चीज़ ज़रा अभी ट्रेंडी हो रही है, या अभी ये थोड़ा सा अवेयरनेस आना शुरू हुई है कि यार सेल्फ अवेयरनेस भी कोई चीज़ है? हाउ डू यू सी दिस होल थिंग? देखिए, ये बड़ा कॉमन, ये रीसेंट फिनोमेना है, क्योंकि जब हम इंटर मैट्रिक के अंदर थे तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स आए थे, इंटरनेट कार्ड्स के थ्रू चलता था, तो इन्फॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हो रही थी। तो उस वक्त आपको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं, आपकी स्किल सेट क्या है। अब तो इवन फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज यू गेट टू नो कि आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। फील्ड्स भी नॉर्मल इतनी ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं थी। अब तो जैसे एनालिटिक्स, BI एक पूरी फील्ड हो गई है, बड़ी इन डिमांड है। पहले वही इंजीनियर, डॉक्टर, ये वाली सारी चीज़ें थी। तो आई थिंक अब सेल्फ अवेयरनेस, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हो रही है, बच्चों का और माँ बाप का गैप भी कम हो रहा है। माँ बाप से पहले बच्चे हद से ज़्यादा डरते थे, तो वो एक्सचेंज और तबादला ख्याल नहीं हो सकता था कि भाई तुम क्या करना चाहते हो। तो अब आपको लग रहा है वो चेंज हो रहा है थोड़ा? जी, मुझे लग रहा है, क्योंकि अब माँ बाप और बच्चों का ये जो हम जो अब हमारे बच्चे हो रहे हैं, हमारी थोड़ी रिलेशनशिप बच्चों से थोड़ी फ्रेंडली ज़्यादा है। वेयरएज थोड़ा अदब, या अगर आप ट्रेडिशनल डेफिनेशन में माँ बाप और बच्चे की रिलेशनशिप देखें तो वो थोड़े अदब लिहाज कम है। उसके कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ प्रोज ये हैं कि हाँ बात ज़्यादा हो सकती है, आइडियाज एक्सचेंज। लेकिन आपको लगता नहीं है कि उसमें भी थोड़ा सा मोर और लेस सेम चीज़ देखने में आती है? एज एन एग्जांपल, अब आज का बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है, वो अभी तक शायद मिलेनियल वाले को समझ नहीं आएगी कि यार, और उसके ऊपर से कोई टिकटॉकर कह दे तो बिल्कुल ही वो एक माइंडसेट, तो चीज़ वही है। आई थिंक वो थोड़ी सी मूव हो रही है। ऑब्वियसली अवेयरनेस इज देयर, बट
मोर और लेस आई थिंक वो अभी भी गैप जो है वो शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्योंकि फाइनेंशियली उस ज़माने में कोई ये बात करता था कि मुझे क्रिकेट खेलनी है, तो वो समझो उस ज़माने का वो यूट्यूबर बनना है कि चांसेस ऑफ सक्सेस इज लेस। अगर जैकपॉट लग जाए तो बहुत पैसे आ सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स वर यूज टू ऑफ सेफ प्ले कि यार कुछ कोर पढ़ लो और ये करना है तो ये सेकेंडरी साइड पे करते रहो यार। सो अभी भी यही है कि भाई तुम ये कर लो और टिकटॉक यूट्यूब तुम्हें करना है तो यू कैन डू इट ऑन द साइड, बट प्रोफेशनली उसके जो आउटकम्स हैं, क्योंकि हिट एंड मिस है ना पाकिस्तान में भी। कंटेंट क्रिएटर्स आप देखें तो गिने चुने ही हैं। यहाँ पे जो CPM या CPV रेट यूट्यूब आपको पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को देता है कंपेयर टू US, उसका एक फ्रैक्शनल मिलता है यहाँ पे कंपेयर टू इंडिया इवन, कंपेयर टू इंडिया। तो वो जो कमर्शियल सक्सेस लिमिटेड लोगों की ही दिखी है लोगों को कि हाँ इन्होंने यूट्यूब का काम करके, टिकटॉक का काम करके अच्छे पैसे कमा लिए, तो वो जब तक वो बढ़ेगी नहीं तब तक, या और उसकी कमर्शियली फील्ड उतनी नहीं बढ़ेगी तब तक आई थिंक ये टैबू थोड़ा रहेगा मुझे। और जनरली हाउ डू यू सी द होल ये जो जेन जी वाला पूरा का पूरा वर्टिकल है, बात हम देखते हैं बहुत होती है कॉन्फ्रेंसेस में भी, अब तो बात होना शुरू हो गई है, डिजिटल में भी, टीवी में भी कहीं ना कहीं। आपने तो बहुत क्लोजली, क्योंकि आप काम कर रहे हैं विद इन द कंपनी एज वेल एज विद द इन्फ्लुएंसर्स एज वेल, सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है विद दिस होल जेन जी फिनोमेना एंड अगेन कंपेयर टू के how do they see themselves और हम उन्हें कैसे देख रहे हैं, and as a society how are we shaping the whole Gen Z, ज़रा this is the future, you know, आगे। देखिए from a corporate point of view I think we are not prepared to manage this generation. Okay. And I'm talking from a broad lens because I've seen blue chip companies, I've seen tech companies here, Daraz is an Alibaba company, and then also SMEs, क्योंकि हमारे यहाँ एक डेफिनेशन बनी हुई है कि नौकरी के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा, टाइम लगाएगा, वो आपका उसकी लोग उसको वैल्यू करते हैं कि यार ये बड़ा मेहनती यार। लेकिन जेन जी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दे हैव अ लाइफ आउटसाइड ऑफिस एंड दे वैल्यू इट। पहले ये होता था कि बॉस आपको थोड़ा डांट भी दे तो आपकी उतनी ईगो हर्ट नहीं होती थी। यहाँ पे देयर द सेल्फ entitlement and their awareness and the picture of themselves, वो it is valuable. You need, हमें कोई अच्छा काम करे तारीफ़ें भी नहीं करते थे, हम फिर भी लगे रहते थे, बट यहाँ पे appreciation required. नॉर्मल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में होता है साल के एंड में आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती है, आपका फीडबैक होता है। यहाँ पे अगर आप उनको रेगुलर फीडबैक 2-2 महीने में नहीं बताएं तो वो आपसे इरिटेट होंगे कि यार पूरा साल ज़ाया करके क्या आप मुझे फीडबैक बता रहे हैं, पहले बताना था। बट ये जो आपने एंटाइटलमेंट की जिक्र, डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? देखिए फ्रॉम दिस इज़ माई क्रिटिक टू द जनरेशन, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि इन ऑर्डर टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एंटाइटलमेंट आपको कुछ अर्न करना पड़ता है, और वो मुझे लगता है कि ये लोग जो ये वाली जनरेशन है दे आर टू इम्पेशेंट फॉर दैट। एवरेज टाइम एक एम्प्लॉई का जहाँ पहले 3-4 साल होता था वहाँ इस जनरेशन का 2 साल है। सो दे वॉन्ट कि आप मुझसे, आप मेरी स्किल में अगर इजाफा नहीं कर रहे तो मैं छोड़ दूँ, आप मेरे पैसे बढ़ा भी दें, लेकिन अगर आप मुझसे वही काम करवाए जा रहे हैं, बोर हो जाते हैं। हाँ, तो दे गेट बोर्ड क्विकली। अब अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है, ये आई थिंक वक्त ही बताएगा। लेकिन शायद हम थोड़े ओल्ड स्कूल हैं तो हमें थोड़ी हमारी क्रिटिक होती है इस चीज़ पे, लेकिन वी हैव सीन वेरी यंग पीपल हैविंग अ वेरी ऑल्टरनेट मेथड ऑफ करियर ग्रोथ, हॉपिंग and doing really well also, right? So and how do you compare this with the international markets? मतलब ज़ाहिर है क्योंकि ट्रेंड जो है वो दुनिया से ही पाकिस्तान, हम तो सबसे आखिर में हमारे पास आता है अनफॉर्चुनेटली, इंडिया है या जो एशियन अदर कंट्रीज़ हैं। ज़ाहिर है आप लोग पेरेंट कंपनी भी हैं चाइना में जेन जी, और ये जो पूरा लाइव स्ट्रीमिंग और ई कॉमर्स, और वो तो एक नेक्स्ट लेवल पे उन लोगों ने मतलब लेके गए हैं वो लोग। तो ज़रा आप बाहर भी इंटरेक्ट करते होंगे, हाउ डू यू, व्हाट्स द डिफरेंस डू यू सी, लाइक वहाँ का लेट्स से जेन जी और यहाँ का जो पूरा का पूरा ये वाली लॉट है? देखें जैसे जैसे मीडिया इंटरनेशनली डेमोक्रेटाइज हुआ है ना, तो वो जो पहले पाकिस्तान और बाहर में बहुत डिफरेंस था, वो अब वो डिफरेंस कम होता जा रहा है, क्योंकि नाउ हेयर
young people know how they are living their lives. So hobbies, जैसे अचानक से आप देखा होगा पैडल टेनिस बड़ा फेमस हो गया, अब स्पोर्ट्स और ये वाली चीज़ें, तो उनको पता है कि उनको अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करना है. तो डिफरेंस कम है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी भी बाहर की दुनिया में जनरली वर्क एथिक पाकिस्तान से बहुत बेहतर. ट्रू. बट वो आई थिंक वो सोसाइटी का भी बड़ा रोल है मेरे ख्याल से उसमें. मतलब मैंने खुद अब जैसे बाहर पढ़ा है, तो अब ऑब्वियसली मैंने लुक बैक उधर तो पढ़ते हुए लगता था ये नॉर्मल है, बट अब मैंने इधर पाकिस्तान आके लेट्स से नस्ट में कुछ अर्सा पढ़ाया. आई वाज ओनली 25 एंड आई वाज टीचिंग मास्टर्स को. तो वो मुझे लिटरली उस टाइम शॉक लगा है कि यार वहाँ तो हम बड़े अच्छे स्टूडेंट थे. मतलब मुझे तो लगता है ना हम लाइक बिल्कुल ही उसमें, बट वहाँ के बच्चे के साथ काम करना और वो जो प्रोफेशनलिज्म था, बेशक ये और 20-21, तो वो तो हम बहुत दूर हैं मेरे ख्याल से उससे. देखिए, तालीम और तरबियत ना हमेशा साथ यूज़ होने वाले अल्फाज थे हिस्टोरिकली, लेकिन अब तालीम से तरबियत थोड़ी सी चली गई है, और वो तरबियत जनरली छोड़ दी गई है घर वालों पे और तालीम छोड़ दी गई है इंस्टीट्यूशंस पे. लेकिन अमूमी तौर से ये दोनों साथ ही सिखाए जाते थे. असातिज़ा से अब आपकी तालीम भी होती थी, तरबियत भी होती थी, पेरेंट्स से भी आपकी तालीम भी होती थी, तरबियत भी होती थी. अभी भी मुझे ये लग रहा है कि तरबियत वाला एंगल इज़ मिसिंग, क्योंकि तालीम आप बुक्स तो आप भी वही पढ़ रहे हैं जो वो लोग पढ़ रहे हैं. हर कोई इंटरनेशनल लेवल पे लिटरेचर ओवरव्यू है, लेकिन तरीका क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन क्या है. अगर क्लास में जा रहे हैं तो पहले पढ़ के जाना है ताकि वहाँ पे डिस्कशन ज़्यादा हो, रादर देन नहीं भाई पढ़ के क्या वहीं पे जाके पढ़ लेंगे. ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी वैल्यूएबल होती हैं. तो आई थिंक कि ओवरऑल एथिकल और मोरल वैल्यूज़ भी नई जनरेशन में नीचे जा रहे हैं. सच बोलने की बात करना, इज्तिमाई सोच रखना, सेल्फलेस सोच नहीं रखना. क्योंकि पहले ये होता था कि आप जनरली देखें, आपको अपने पड़ोसियों का पता होता था, रास्ते में कोई बाइक पे गिर जाता था आप रुक जाते थे. ये क्या होता था, ये जनरली आपके मोरल वैल्यूज, आपके रेडार है आपका. ये पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, ये हमारी रोज़मर्रा के जीने पे भी हो रहा है. हम बड़े सेल्फ सेंटर्ड, एक कूजे में बंद अपनी सेफ्टी पहले देखेंगे, और वो वाली चीज़ें मुझे लगता है कि हर जगह पे डिग्रेडेशन. लेकिन पूरी चीज़ का फिर इफेक्ट एज ए नेशन आपको कैसा लग रहा है? बिकॉज वो जो हम बचपन में पाक स्टडीज़ में पढ़ते हैं, जो कौमें जो हैं वो बनाती हैं सारा कुछ और ये वो सारा, तो अब इस पूरी चीज़ का इम्पैक्ट एज ए नेशन, और नेशन से इम्पैक्ट ज़रा है आपके बिजनेसेस के ऊपर, और बिजनेस के अंदर अपना स्टार्टअप है, कॉर्पोरेट है, तो अगर ये वाली सारी चीज़ें मिसिंग है, विच आर मिसिंग, सो where do you see this whole young generation? अभी हम तो आई थिंक उस दिन भी पता नहीं, हम लोग आई थिंक शायद वो काकड़ साहब के साथ हमारा था पॉडकास्ट, तो ही सेट कि जो हम बड़ा क्लेम करते हैं ना जी, हम यंग लोग ही हमारे असासा हैं, तो वो आपका नेगेटिविटी भी उतनी ही बड़ी आपकी बन सकती है. दुनिया में जितनी अनार्किस्ट आइडियोलॉजीज़ हैं उनके पीछे भी यंग ही हैं. अनोनिमस वो पूरा ग्रुप आप देख लें, उसके अलावा भी बहुत मतलब हैकिंग वर्ल्ड के अंदर ये वो सारा. तो उस पूरी चीज़ को आप किस तरह देखते हैं एज अ नेशन, और एज उसका इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, ऑन अदर साइड्स? वही है ना, देखें, तालीम को जैसे ही तरबियत से आप अलग करेंगे तो तालीम तो मिल जाएगी, लेकिन उस तालीम के साथ करना क्या है, तो फिर उससे वही सारी चीज़ें जन्म देती हैं जो आप बात कर रहे हैं. मैं आपको बड़ी एग्जांपल देता हूँ कि हम ये समझते थे कि भाई पढ़े लिखे लोग ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाएंगे, गवर्नमेंट के अंदर जाएंगे तो शायद बेहतरी आएगी, और ज़्यादा खराब. वो पता चला वो कि एक जगह बात हो रही थी, तो वो बड़ी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की पढ़ के वो FBR में खातून लगी हुई थी, तो वो जनरल महफिल में बैठ के ये कह रही थी कि भाई हम तो FBR में बैठ के सिर्फ 3 मिलियन ऑन टॉप कमाते हैं, हमारा जानने वाला है वो 9 मिलियन ऑन टॉप कमाता है कस्टम में. तो अब जब इस तरह की बात हो रही थी तो आई कुडंट क्रिटिक ओवर देयर, बट वो सारा फिलॉसफी फॉल फ्लैट कर गई कि पढ़े लिखे लोग अब जब हुकूमती इदारों में जाएंगे तो दैट मीन्स तालीम तो मिल जाती है, लेकिन तरबियत और जो वैल्यूज़ हैं और जो सही पे खड़ा होना, भले नौकरी चली जाए, ये वाली चीज़ें मुझे लगता है ये एक तो यूनिवर्सिटी स्कूल्स में भी कम है, और टू बी ऑनेस्ट हम घरों में भी क्रिटिसाइज करूँगा, क्योंकि हमारे माशरे का जनरल स्ट्रक्चर ये है कि मर्द जाता है दफ्तर 9 से 8, जनरेशंस नॉर्मली माओं की फ़िलॉसफी से तगड़ी खड़ी होती हैं. तो आई थिंक कि इधर हमारे ये जो घरों पे ये वाली चीज़ है ना कि ऑलवेज स्टैंड फॉर द राइट थिंग,
खड़े हो जाओ भले नुकसान हो जाए। ये वाली चीज़ें हमें बिल्ड करनी पड़ेंगी, वरना फिर हमारे कोई इंस्टीट्यूशंस भी सही नहीं हो पाएंगे। ट्रू। लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट ये जो कॉर्पोरेट कल्चर हमें बहुत ज़्यादा आई थिंक सुनने में मिलता है, और बाहर से अगेन मतलब मैं अभी आई थिंक हम बैठ के भी बात कर रहे थे, मेरी ज़ाती बड़ी ख्वाहिश थी कि यार मैं पढ़ने के बाद, उस टाइम नहीं थी कि जी अपना करना है, बट अब ज़रा 7-8 साल बाद जब हम सिस्टम्स बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अब मुझे नहीं पता होता कि यार ये इसका कोई ब्लूप्रिंट कहीं से मिल जाए ना, कि हमें पता तो हो ना कि करना क्या है। स्टिल रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड द कंपनी, तो हमने वो छोटे से फ्लैट में एक कमरा लिया, तो मैं उससे एक रात पहले सोच रहा था कि 8 बजे आना है, 9 बजे आना है, सबसे पहला काम क्या करना है। मतलब आप 24 साल की उम्र में एक बच्चा कंपनी चला रहा है विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट बिजनेस। मेरा तो बहुत हार्डकोर जर्नलिज्म बैकग्राउंड था, बट अब ज़ाहिर है जब हम लोग भी कॉर्पोरेट में जाते हैं और सारा ब्यूरोक्रेसी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती है वहाँ भी, और जनरली वहाँ भी आपको हम लोग वो सेठ कल्चर अनऑफिशियल बिजनेसेस में तो बात करते हैं, बट यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको नज़र आता है। सो हाउ डू यू सी द होल एवोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर इन पाकिस्तान? देखिए इधर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कॉर्पोरेट्स भी जो है कोई बड़ा ज़बरदस्त कल्चर बना नहीं पाए, क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो लोग बड़े ये सेल्फ सेंटर्ड हैं कि इस प्रोजेक्ट की विन मेरे पे आनी चाहिए। तो जब क्रेडिट की रेस होती है तो पावर फ्लक्चुएशन जो है ना वो डेमोक्रेटाइज नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन, तो हर कोई अपनी सीट बचा रहा होता है। तो ये लोकल कंपनीज में भी है, इंटरनेशनल कंपनीज में भी ये चीज़ होती है कि पावर सेंट्रलाइज्ड होती है। और अगर आपको एक ज़बरदस्त कल्चर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाना है तो आपको दो चीज़ें होनी होती है कि यार आप अपने साथ जो इस रास्ते में चुन रहे हैं लोग, हायरिंग अच्छी करें, और एक दफ़ा अगर आप तगड़ा बंदा ले आए हैं तो फिर उसको पावर उसको आप रिले करें, क्योंकि आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये होता है कि बहुत कम पावर रिले होती है नीचे, और ये मैं बड़ी बड़ी कंपनियों की मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन रेड टेप है कि इसका अप्रूवल लेना है, फिर ऊपर अप्रूवल लेना है। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्लो भी हो जाती है, यंग लोग भी सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि अब यंग लोगों को अपने काम का इम्पैक्ट फ़ौरन देखना है, अब वो डिसीजन मेकिंग भी नहीं ले पा रहे होते, तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन होती है। सो आई हैव सीन ऑर्गेनाइजेशंस इन द वेस्ट वेयर दे हैव ट्रांसफर्ड द पावर इनटू डिफरेंट डोमेन्स, और फिर वो उसका सिर्फ इन्वायरमेंट इनेबलिंग करते हैं कि कोई अपना डिपार्टमेंट वो ना कर जाए। अब फॉर एग्जांपल एक जॉब का एक मॉडल है रेसी मॉडल, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ अकाउंटेबल, हु इज़ दिस थिंग कम्युनिकेटेड टू, और इन्फॉर्म किसको करना है। अब आप सोचें कि सिर्फ एक कम्युनिकेशन घूमने के मॉडल्स बने हुए ताकि हर कोई बंदा अकाउंटेबल ना हो, उसको पता हो कि मुझे सिर्फ यहाँ पे मेरी KPI की ओनरशिप मेरी नहीं है, इन दो लोगों की, लेकिन मुझे पता होना चाहिए ये चीज़। इसी तरीके से जब ये चीज़ें नहीं होंगी और आपके पास वो स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे तो लोग एक दूसरे के डोमेन्स में घुसेंगे, वो ग्रुप विजडम नहीं क्रिएट होगा। लोग बोलेंगे कि भाई मुझे इश्तेहार बनाने को बोला है तो मैं ही सबसे क्रिएटिव आदमी हूँ, मेरे पास ही आइडिया आ गया। वेयर एज आइडिया कैन कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट लेयर्स एज वेल, राइट। तो मुझे लगता है इस सब चीज़ों का जो ताल्लुक है वो पावर डिसेंट्रलाइजेशन। बट आपने तो ज़ाहिर है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स डेकेड काम काफ़ी आगे पीछे किया है। हाउ डू यू सी द होल एवोल्यूशन? बिकॉज ज़ाहिर है अभी यहाँ भी सेल्फ अवेयरनेस कॉर्पोरेट्स में भी बहुत आई है कि जी जेनजी ने आना है, उनके साथ काम करने का तरीका, जो बड़े आप कह लें स्टार्टअप्स हैं या कंपनीज हैं, वो आप ऑफिस में जाएं बड़ा शशका और लाइक गूगल की कॉपीज एंड यू नो लाइक वो भी है। सो हाउ डू यू सी द होल एवोल्यूशन? आई थिंक पिछले 15 सालों में ये इक्वेशन बेहतर तो हुई है, क्योंकि अब मिलेनियल जो हैं वो बॉसेस हैं जेनजीज के बन रहे हैं, तो आई थिंक कि वो उतने रिजिड नहीं है। लेकिन अगेन आई थिंक जो कंपनी की वैल्यूज़ और कल्चर हैं वो डिक्टेट करती हैं कि भाई व्हाट आर द कॉमन बिलीव्स, बिहेवियर्स जिस पे हम सब एक्ट करेंगे जब कंपनी में कुछ होगा। लेट सपोज कोई चीज़ फेल हो जाएगी तो हाउ विल वी एक्ट, जब कोई चीज़ ज़बरदस्त सक्सेस हो जाएगा हाउ विल वी रिएक्ट टू इट। डिस्प्यूट में तो ये कॉमन बिलीव्स, एथिक्स, कोड्स जो हैं, जब तक ये नहीं बनते और जब तक टॉप डाउन बंदा उस पर अमल नहीं कर रहा होता
तो वो कल्चर डेवलप नहीं होता, और जब कल्चर डेवलप नहीं होता दैट मीन्स कि आप समझें क्या ये 2000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, हर कोई अपनी मर्जी से एक्ट करना शुरू हो जाए तो वो एक केओस क्रिएट होता है। उस केओस के अंदर फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, और फिर बात आती है कि हाँ मेरा बॉस के साथ बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, मैं डायरेक्ट हूँ, मैंने थोड़ा सा, फिर वो मेरिट चली जाती है। तो आई थिंक अभी भी हम कोई आइडियल स्टेट पे हैं नहीं, बट आई थिंक वी नाउ HR नीड्स टू बी इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेरी स्ट्रॉन्ग। HR पाकिस्तानी कंपनियों का बड़ा वीक होता है, वो सिर्फ कॉम्पनसेशन, हायरिंग, टैलेंट एक्विजिशन इधर तक रहता है कि भाई पिकनिक प्लान करनी है HR से बात करते हैं, हायरिंग करनी है HR। वेयरएज बाहर की दुनिया में HR बिजनेस पार्टनरिंग ये होती है कि अगर आपकी कंपनी में कोई HR है तो उसको पता है कि ये जो लाइट है या ये जो प्रोडक्शन के लोग हैं इनके काम कितना डिफरेंट है एक एडिटर और एनिमेटर से। उसका बैक पेन होगा तो उसकी एर्गोनॉमिक्स की कुर्सी की क्या होनी चाहिए, वेयरएज मुझे प्रोडक्शन टीम की टाइमिंग पे बात नहीं करनी क्योंकि ये रात में भी शूट कर रहे होते हैं। तो जब तक HR बिजनेस से दूर होगा वो कभी भी स्ट्रक्चर सही नहीं बना सकते। वो आई एम श्योर आपने गैरी वेनरचक, गैरी वी को आप सुनते होंगे, तो मैंने तो एक ज़माने में बहुत व्लॉग्स इसके फॉलो किए। तो उसने वन टाइम ही सेट के आई हैव हायर्ड समवन, और हम लोग टाइटल सोच रहे थे क्या करें, तो उसने टाइटल रखा चीफ हार्ट ऑफिसर। अब दैट वाज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, एंड मे बी आई थिंक बड़े कॉर्पोरेट्स, आई एम श्योर यहाँ लोग जो बड़े हैं वो कर सकते होंगे कि आपने यहाँ तो अगर अच्छा यार इसकी क्या ज़रूरत है, अब हम थेरेपिस्ट तो नहीं बनना, इनके हम माँ बाप तो नहीं आए काम करने चले जाएं। फिर इसी तरह सीजन वो जो है बिलियंस, उसमें भी इसी तरह जो है उन्होंने एक खातून, मोर ऑफ अ थेरेपिस्ट स्लैश एडवाइजर फॉर द एम्प्लॉइज एज वेल एज फॉर द सी एग्जीक्यूटिव्स, कि वो एक सेंटर पॉइंट। तो आपने कहा पाकिस्तान में तो HR वही है कि जी ले आओ, ईमेल्स भेज दो और इसकी छुट्टी काट लो। तो बट अगेन उसमें भी हाउ डू यू सी द रोल ऑफ, बिकॉज उससे भी पहले बल्कि ये जो पूरा आप मसला बता रहे हैं, डू यू सी कि कॉर्पोरेट्स को ये इस बात का अंदाज़ा है उतना, और इनका आपस में क्या किस किस्म का कोलैबोरेशन, या डू दे सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट कि अच्छा दिस इज़ द इशू। अब हम लोग कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, आप भी जाते होंगे, वही घिसे पिटे अंकल्स बैठे होते हैं, वही रटी रटाई स्पीचेज हैं, बट हमने बैठ के कभी वो नहीं देखा कि अच्छा यार दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम। 4 बड़े टेलकोस के मालिक एक आपने टेबल पे कहीं नहीं देखे होंगे। सो हाउ डू यू सी लाइक इस साइड पे काम हो रहा है या क्या होना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता काम हो रहा है, क्योंकि देखें हमारे यहाँ जो कंपनीज की लीडरशिप होती है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मुल्क की लीडरशिप की तरह बड़ी अनअवेयर है कि नीचे क्या हो रहा है। क्योंकि हर कोई ये अज्यूम करता है कि हाँ इंफॉर्मेशन, देखिए एक CEO तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुँचती है, उसके डायरेक्ट रिपोर्ट्स होंगे जो कि CFO होगा, CMO होगा, चीफ कमर्शियल ऑफिसर होगा। चीफ कमर्शियल ऑफिसर, CFO के अपने डायरेक्ट रिपोर्ट्स होंगे जो VP डायरेक्टर होंगे। जो कंपनी का सब्सटेंशियल मास होता है वो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, नीचे लोग होते हैं, क्योंकि पिरामिड में ऑर्गेनाइजेशन बनती। इन लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो इनका मैनेजर है, उधर तक कभी भी पावरफुल हल्के उनकी सुनी नहीं पाते। और ये मुल्क में भी यही हो रहा है। आप देखें कि जो ताकतवर पोजीशन पे बैठे हुए उनको ये आज जेन्युइनली लगता है कि मुल्क जबरदस्त हालात में लोग, और उनको लोग खबरें भी यही देते हैं कि बॉस आपकी वजह से तो मुल्क ये जबरदस्त चल रहा है। आपके देखें, आपके तो स्ट्रीमर लगे हुए हैं, आप बिलबोर्ड पर हैं, लोग सब तारीफें कर रहे हैं आपके। तो वो अपनी एक फैंटेसी दुनिया में होते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो जबरदस्त है, लोग खुश हैं। वेयरएज यहाँ पे तो फिर भी आप गनीमत समझें सोशल मीडिया है जहाँ से आपको सेंटिमेंट एनालिसिस पता चल जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये नहीं पता चल पाता, लोग नीचे कतराते हैं वॉइस आउट करने में कि मैं ऊपर कुछ ज़्यादा क्रिटिक कर दूं तो मसला तो नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से टॉप लीडरशिप के अंदर कभी भी वो रियल सेंस नहीं होती कि एक असिस्टेंट मैनेजर या एक खातून अगर आ रही हैं तो उनके ट्रैवल प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर डाइवर्सिटी सब चाह रहे हैं कि यार ख़वातीन ज़्यादा होनी चाहिए कंपनीज़ में, लेकिन ज़रा सी बात कर दें कि यार अगर 25 साल से लेकर 30 साल की उम्र है तो भाई औलाद होगी, यंग औलाद होगी तो भाई डे केयर रखना पड़ेगा। अब डे केयर ऑफिस में बनाने की बात कर दें तो आप समझें कि बोलेंगे, रिजेक्ट कर देंगे इस आइडिया को कि नहीं यार दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, एक बड़े हुकूमती इदारे की, और उसके पास एकड़ों की ज़मीन है,
और वो जो कर भी सकते हैं, मतलब जो कर भी सकते हैं, 2 कमरे निकाल सकते हैं डे केयर बनाने के लिए, लेकिन उनको वो रियल प्रॉब्लम्स नहीं पता चलते। लेकिन फीडबैक मैकेनिज्म वैसे क्या होता है कॉर्पोरेट्स में? लाइक आई एम श्योर जैसे बाहर कोई एनोनिमस ईमेल तो चलें एक है, बट लाइक कोई गूगल फॉर्म्स हैं या कोई और, लाइक जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के पास ये जनरली व्हाट्स द मैकेनिज्म? देखिए, क्वार्टरली पल्स चेक्स होते हैं, अनोनिमस क्वेश्चनायर्स, आप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फीडबैक देते हैं उसका, लेकिन वो MCQs फॉर्म के अंदर होता है कि लोग बोल देंगे भाई व्हाट आर द टॉप थिंग्स दैट यू डोंट लाइक, तो भाई एम्पावरमेंट की कमी है, ऑफिस क्लीन नहीं है, या मुझे वो पता नहीं है कंपनी किस डायरेक्शन पे जा रही है। आप बुलेट पॉइंट्स तो आप कर देते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली HR टीम जाके क्वालिटेटिव चेक भी करती है कि भाई या ये जनरल सेंटिमेंट ये आया है, आप लोगों का क्या। लेकिन जो अमूमी तौर से ज़्यादा बड़े मसले होते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन के नीचे वाली तय वो बताती है और वो देखती है कि इस पे कुछ इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, और वो अमूमी तौर से वो बड़े मसले कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होते। वो एक एक्सरसाइज है जो चल रही है, क्योंकि अगर कल को कोई बोल दे कि कंपनी के अंदर अमूमी तौर से, माजरत के साथ, जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग लोग होते हैं ना, वो अमूमी तौर से सबसे ज़्यादा एथिकल कोड्स वायलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बुलडोज करके अपना काम सारा करवाते हैं, लोगों को टफ टाइम देके काम करवाते हैं, तो ऊपर वालों को दिख रहा होता है कि ये बंदा मेरा काम करवा रहा है, लेकिन नीचे वो कितनी केओस क्रिएट कर रहा है वो किसी को पता नहीं चलता। जब कंपनी उसके बारे में बोलती है कि यार दिस पर्सन इज अ प्रॉब्लम, तो CEO कभी भी ये डिसीजन नहीं लेगा कि यार ये मैं अपने सबसे काम वाले बंदे को हटा दूं। तो इवेंचुअली यू आर इंसेंटिवाइजिंग टॉक्सिकनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन कि हाँ यार ये बंदे को तो कुछ नहीं होगा, एंड दैट्स वेयर पीपल लूज ट्रस्ट इन दिस होल प्रोसेस ऑफ फीडबैक एज यू आस्क्ड। और दूसरा, हाउ डू यू सी, ज़ाहिर है हम लोग कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, इसमें मसले मसाइल की बात कर रहे हैं, अब आने ये जो अभी जेन ज़ी है, इन्होंने आगे जाके कंट्रोल संभालना है या कहीं ना कहीं जाके C-लेवल के अंदर या टॉप पोजीशंस पे जाना है। डू यू थिंक के कॉर्पोरेट्स एंड द जेन ज़ी वाला वर्टिकल आर रेडी टू सॉर्ट ऑफ आगे जाके मर्ज एंड कोलैब? अगेन आई थिंक के इट ऑल डिपेंड्स के एक रिसोर्स पहले घर पे ट्रेन होती है, फिर वो यूनिवर्सिटी में ट्रेन होती है, और फिर वो अर्ली एम्प्लॉयमेंट में ट्रेन होती है। यूनिवर्सिटीज़ और हमारे जो एकेडमियाज हैं वो उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, ओल्ड स्कूल बहुत ज़्यादा अभी भी है। घरों पे भी अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ तरबियत नहीं हो पा रही। इवन आप समझें, उर्दू तो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है ना, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू भी जिस तरीके से डिटेरिएट हो रही है कि आप बोलेंगे भाई ये फ़ोन यहाँ पे पड़ा हुआ है, और आप बोलते हैं हाँ खाना भी पड़ा हुआ है, यार वो खाना पड़ा हुआ है वो ला दे। अब उन्हें ये नहीं पता कि पड़ा हुआ जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो होता है बेजान चीज़ के लिए, और रखा हुआ जो चीज़ होती है वो होती है जानदार चीज़ के लिए। खाना रखा हुआ होता है, खाना पड़ा नहीं हुआ होता। मोबाइल पड़ा हो सकता है। तो अब ये कॉमन चीज़ें जो घर में भी तरबियत नहीं हो रही, यूनिवर्सिटियों में भी तरबियत नहीं हो रही, और फिर जैसे ही आप प्रोफेशनल इदारे के अंदर आते हैं, तो जब आपका बॉस या वो मेंटोरशिप नहीं कर रहा आपसे, और जब ऑर्गेनाइजेशन एक रैट रेस पे लगी हुई है कि ग्रोथ चाहिए हमें हर हाल में, अब जब रिक्वायरमेंट आपकी ऐसी होती है कि भाई ग्रोथ चाहिए हर हाल में, वरना फंडिंग नहीं आएगी या इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो आप 50 चीज़ें कर रहे होते हैं। जब आप 50 चीज़ें कर रहे होते हैं, आप फायर फाइटिंग मोड में होते हैं। आपको लोगों की सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स और ट्रेनिंग और इसका नहीं लगी होती। आप कहते हैं भाई ये मीटिंग जल्द से जल्द ख़त्म हो, हम मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है। मैं एक दफ़ा कैलेंडर एनालिसिस कर रहा था कि पूरे 9 घंटे के अंदर 70% टाइम अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो फिर आप काम करने के लिए रात लेट बैठेंगे, फिर आप घर जाएंगे, आधे घंटा 1 घंटा लगेगा, आपके बच्चे सो चुके होंगे, आपका वो एक पेंट अप प्रेशर घर से भी बन रहा होता है, कॉर्पोरेट लाइफ पे भी आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये स्टोरी और ये इंग्रेडिएंट ऑफ डिजास्टर है, और मेजॉरिटी जगहों पे ये हो रहा है क्योंकि आप इतने प्रेस्ड हैं इकोनॉमिकली जनरली भी कि आपको हर हाल में बहुत तेज ग्रोथ चाहिए। देन लाइक व्हाट्स द सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दिस? बिकॉज ये तो चिकन एंड एग ज़ाहिर है वो एक है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनको सरवाइव करने के लिए ज़ाहिर है नंबर्स अभी हम देखें पिछले स्पेशली 2-3 सालों में सबसे इकॉनमी बहुत ज़्यादा वो हुई है, तो ले ऑफ्स और अभी भी न्यूज़ आ रही हैं। अब अगेन वो टारगेट्स अचीव करने हैं, फिर टारगेट्स अगर आपने अचीव करने हैं तो फिर ये जो आपने एक लॉन्ग टर्म में सीडिंग करनी है टू मेक पीपल बेटर एंड कल्चर को सही करना है, तो इस तरह तो फिर कैसे ये सारी चीज़ सही होगी?
And what examples do we have from the international markets? देखिए, इसमें लीडरशिप का बड़ा रोल है. जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेट हलकों में बड़े हैं, जो पावरफुल पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो कैसे बोर्ड को मैनेज कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं एक ज़माने में, जब OLX एक कंपनी है, मैं उधर काम करता था, तो OLX के अंदर हर कोई अपना यूज़ सामान बेच सकता है. तो कोई अब पाकिस्तानी है तो यहाँ पे अजीब अजीब लोगों ने चीज़ें बेचनी शुरू कर दी कि कोई अपनी किडनी बेच रहा है, कोई अपना एक्चुअली में कि भाई 25,000 रुपए की किडनी बेच रहे हैं. ये OLX के ऊपर पड़ी होती थी. हाँ, तो अब मैंने उनको ये बोला कि देखें, अगर आपका टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामान बेचें, तो लोग तो उल्टी सीधी चीज़ें बेच रहे हैं, मैं तो ये भी करवा सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे ये 6 महीने देने पड़ेंगे जहाँ मैं ये सारी जो फजूल के एड्स हैं ये मैं प्लेटफॉर्म से हटाऊँ, तो मेरे नंबर नीचे जाएंगे. और 6 महीने के बाद फिर जो मेरी ग्रोथ होगी वो ज़्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ होगी. Fortunately, the people over there, they understood. I had my board was in Amsterdam. They understood this phenomena. They gave me time to do the right thing. ये अगर मैं नहीं कर पाता और मैं वहीं पर खड़े होकर बोलता नहीं मैं आपको और ग्रोथ डिलीवर करूंगा और मैं उल्टी सीधी चीज़ें, डुप्लीकेट चीज़ें, तो मैं वो भी कर सकता था. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ द टाइम इट मैटर्स के हाउ योर लीडरशिप इज टेकिंग द प्रेशर and how your leadership wants to grow. और उसमें भी ये कि how much is the training वाली side matters, because वो भी आप पाकिस्तान में देखें, unfortunately we don't have as such mentorship. वो ठीक है, स्टार्टअप कल्चर में हम बहुत सुनते हैं mentor, वो वहाँ भी unfortunately वो लोग mentorship देने आते हैं जिन्होंने खुद कोई धंधा नहीं किया होता या काम नहीं किया होता. तो बट जो एग्जीक्यूटिव लेवल है, अब इंटरनेशनली मतलब हम लोग 1-2 प्रोग्राम्स में हैं जिसमें हम लोग मेंटरशिप बाहर से ले रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है, कोई सीन ही नहीं है. पाकिस्तान में तो C लेवल 1-on-1 कोचिंग का भी कोई उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है जो ग्लोबली बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं. देखिए, अवेलेबिलिटी नहीं होती, एक्सेस ही नहीं होता, डर इतना होता है आपको अपने बड़ों से कि क्या मैं इनसे ये भी बात कर सकता हूँ कि नहीं. और यही ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है कि अगर आपकी टीम में कोई अपने आप को एक्सप्रेस ही सही से नहीं कर सकता, तो फिर मेंटोरिंग तो बहुत ही दूर की बात. तो आई थिंक कि हमें एक सेफ स्पेस क्रिएट करनी है जहाँ पे हर कोई ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में बोल सके, उसकी वॉइस हो. और अगर हमने ये नहीं किया तो ये जो सारी जनरेशन है जिसको एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, जो कि 30% अकॉर्डिंग टू अ मैकेंजी रिपोर्ट पार्ट बन जाएगी अगले 10 साल में हर कंपनी की वर्क फोर्स का, विच इज़ दिस जनरेशन बॉर्न फ्रॉम 1996 टू 2012, देन यू वोंट बी एबल टू सस्टेन देम. और वो आजकल मसला है, हर कंपनी से आप पूछें कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर कि रिटेंशन क्या है, तो एट्रिशन 30 से 40% लोग 1 साल में छोड़ के चले जाते हैं, 2 सालों में छोड़ के चले जाते हैं. तो यू आर नॉट एबल टू सस्टेन देम. And that will be the biggest problem, I think, moving into. और उसमें वर्क लाइफ बैलेंस को आप कैसे देखते हैं? And what would be your sort of suggestion या advice again from the corporate side as well as from the employee side? देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस ना एक बहुत ब्रॉड टर्म है, जो कि हो सकता है कभी, या is it do you believe on that? देखिए, होना तो है ये, क्योंकि आप ज़िंदगी में अगर आप सूरह तकासुर भी पढ़े तो आप उसका कहने का मकसद है कि आप ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा की चाह में आप कब्र तक पहुंच जाएंगे. तो इकोनॉमिक्स को आप कभी भी इतना नहीं करना जो कि आपकी ज़िंदगी का 80% पार्ट बन जाए. तो दैट मीन्स कि हमारे जो बाई लॉज हैं एज अ मुस्लिम, वो कहते हैं कि हाँ, वर्क लाइफ दीन दुनिया का एक बैलेंस तो करना ही. तो दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. लेकिन करियर जो है ना, वो कैपिटल T की तरह होते हैं. आप शुरू के 5 साल जनरलिस्ट होते हैं और फिर आप स्पेशलिस्ट बनते हैं. जब आप जनरलिस्ट होते हैं तो आप ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं. आप शुरू के 6-8 साल में आपका वर्क लाइफ बैलेंस उतना अच्छा नहीं होता. लेकिन जब आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, आप फोकस्ड होते हैं. जनरल फिजिशियन को हार्ट सर्जन से कम पैसे मिलते हैं, तो आपको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं जैसे जैसे आप स्पेशलिस्ट होते रहते हैं. तो उस वक्त आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस नॉर्मल करना होता है, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं. 35 साल के बाद आपके बच्चे उस सिचुएशन में होते हैं, आपको टाइम मांगते हैं ज़्यादा वो. तो उस टाइम के पे आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा दुरुस्त करना होता है. तो आई थिंक इट्स अ ब्रॉड टर्म जो कि ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट तरीके से अप्लाई होती है. तो
आई हैव डन 14 hours a day also, बट अब मैं वो कोशिश करता हूँ कि मेरे थोड़ा सा घर वालों की तरफ टाइम ज़्यादा हो. बट उसमें आई थिंक वो प्रोडक्टिविटी भी बहुत एक मेजर रोल है, बिकॉज आप बेशक 18 घंटे काम करें बट आप प्रोडक्टिव नहीं है. अब कुछ लोग हैं बाहर, वो मतलब कैलेंडर टू कैलेंडर हर बंदा चल रहा है. अब वो चीज़ मेरे ख्याल से यंग उसमें इतनी ज़्यादा नहीं है. मतलब मैं तो नॉट कि मैं को बहुत ज़्यादा है, बट मैं भूल जाता हूँ चीज़, आई नीड टू ऐड इट इनटू द कैलेंडर. बट उसमें प्रोडक्टिविटी का कितना बड़ा रोल है. अगेन उसमें भी अगेन पीपल don't even know कि how to make yourself more productive. और उसमें like छोटी छोटी skills, hacks, learning सारे बिल्कुल ही ख़त्म हुई भी है, लोग पढ़ते भी नहीं है. देखें, अब प्रोडक्टिविटी भी एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक शुरू हो गया, क्योंकि जैसे जैसे ऑन साइट वर्क और ऑफ साइट वर्क की डिबेट शुरू हो गई है कि आप रिमोटली भी काम कर सकते हैं. तो प्रोडक्टिविटी विल हैव टू बी मेजर्ड फ्रॉम योर OKRs कि आपको ये काम दिया था, ऑब्जेक्टिव ये था, की रिजल्ट क्या हुआ, KPIs हिले जो आपको बोला था कि नहीं. अब एक बंदे के या एक खातून के नंबर्स पूरे हो रहे हैं और वो कॉफ़ी भी पीने जा रही हैं, वो शॉपिंग भी बीच में चली जाती हैं, कुछ लोगों के सिगरेट ब्रेक्स होते हैं. अगर नंबर पूरे हो रहे हैं तो फिर ये वाली टाइम वेस्टेज इतनी मैटर नहीं करती. लेकिन अगर OKRs और KPIs और वो वाले फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है, और फिर आप देखते हैं कि आपकी रिसोर्स अनऑर्गेनाइज्ड है, कि उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स भी सही नहीं है, कैलेंडर भी नहीं भरा हुआ, टू डू लिस्ट भी नहीं है, तो फिर आपको वो खलती हैं चीज़ें. सो आई थिंक कि बड़ी बड़ी कंपनियां अब वर्क फ्रॉम होम मॉडल पे जा रही हैं और वो अपने आप को इस तरह प्रोडक्टिवली ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करें. लास्टली, हाउ डू यू सी द होल स्टार्टअप कल्चर इन पाकिस्तान? अभी तो पिछले 2 सालों से तो बिल्कुल ही हम नीचे हो गए हैं, और उसमें भी बहुत ज़्यादा एयरलिफ्ट वाला जब आई थिंक स्टोरी आई, जनरली इकोनॉमी की वजह से बहुत ज़्यादा पुल आउट कर गए इन्वेस्टर्स और बाहर की वेंचर कैपिटलिस्ट जो थे वो भी. Where do you see we are heading in terms of the numbers, in terms of the investments? और उसमें भी आई थिंक बहुत बड़ा जो है कि वो हर बंदा सिलिकॉन वैली को कॉपी कर रहा है. कोई भी लाइक नो वन इज, वो अली बाबा उसकी बुक थी एक, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कि जो चाइना बेसिकली था कि चाइना के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे बिल्ड हुआ है, एंड दे हैवंट कॉपीड, दे जस्ट टुक लाइक गुड पार्ट्स. How do you see the whole startup culture in Pakistan? It would be a controversial answer because I've spent 12 years in technology, and coming and saying this would be a bit sad कि जैसे जैसे आपके माशरे का जब तक पर कैपिटा GDP इनकम नहीं बढ़ता ना, आपके अपने टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को मोनेटाइज करके स्केलेबल और प्रॉफिटेबल नहीं कर पाएंगे. तो हमारी इकोनॉमी का इसके अंदर एक बड़ा हाथ होगा कि मूविंग फॉरवर्ड हम किधर जा रहे हैं. पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप आइडियाज़ और टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है एट अ ग्लोबल स्केल. हमारे जो टेक्निकल रिसोर्स हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो बिज़नेस एनालिटिक्स के लोग हैं, हमारे हर शोबे के अंदर जो लोग हैं, एटलीस्ट कैपेसिटी लेवल उनकी वो है कि वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. एक्सपोजर की कमी है, वो भी बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, क्योंकि इवन दराज में बहुत सारे लोग दुबई, यूरोप, फॉरेन चले जाते हैं, उनको नौकरी काम मिलता है यहाँ पे, एंड देन दे हैव एन एक्सपोजर अब्रॉड. बट एक तो कंपनी की इकोनॉमिक्स इज कंट्री की इकोनॉमिक्स इज अ चैलेंज. दूसरा आई थिंक कि बहुत सारे लोग ये समझ गए कि स्टार्टअप बना के ना एग्जिट करके मिलियनेयर बनने की सोच से वो आइडिया जनरेशन करते हैं, वेयर एज दे आर नॉट सॉल्विंग अ रियल लाइफ प्रॉब्लम. बहुत कम स्टार्टअप्स हैं, कुछ एक स्टार्टअप्स हैं जो कि मैं अभी किसी से बात कर रहा था, वो एक डिवाइस बना रहा है जहाँ पे टंकी में लग जाए तो पानी ओवरफ्लो नहीं होता. तो पानी की वेस्टेज घर में कितनी होती है और बड़े बड़ी फैक्ट्रियों में कितनी होती है, तो वो, एंड ही इज़ डूइंग रियली वेल. ही हैजंट जनरेटेड एनी इन्वेस्टमेंट अभी, बट वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है. सो वी हैव टू सॉल्व रियल लाइफ इशूज़. बराबर वाली दुकान से शान मसाले का पैकेट घर पे लाना इज़ नॉट अ it's a convenience play, but we're not solving bigger problems. So I think ये थोड़ा challenging रहेगा unless Pakistanis go to markets where people have propensity to pay. और जिस तरह रियाद जो है वो अगले 5 साल की बड़ी
ग्रोइंग मार्केट समझी जा रही है। दुबई थोड़ी सैचुरेट हो गई है, बट सऊदी अरब के अंदर लोगों के पास पैसे भी हैं पे करने के लिए, वहाँ पे डिजिटाइजेशन भी बड़ी तेज़ी से, इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, तो यहाँ के लोग वहाँ जाके बिजनेस आइडियाज़ पिच इन कर रहे हैं। सो आई थिंक फ्रॉम पीपल ऑफ पाकिस्तान एंगल इट इज़ गुड, बट फ्रॉम अ पाकिस्तान एंगल स्टार्टअप्स हैव अ चैलेंज ऑल्सो। अभी आई एम श्योर ज़रा इकोनॉमी की वजह से तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक ट्रस्ट लेवल एंड वो भी बाहर के इन्वेस्टर्स का उस तरह आई थिंक वो ट्रेनिंग का भी बहुत बड़ा एक वो है ना कि वो जो मुझे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस्लामाबाद में मेरा तो ज़्यादा इंटरेक्शन होता है कि यार वो जिस सिलिकॉन वैली से मतलब यू नीड टू गेट आउट फ्रॉम दैट, बिकॉज वहाँ की जो सिस्टम्स हैं, वहाँ का माइंडसेट, यहाँ का इट्स वेरी, मतलब यू आर वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम भी नहीं मैं कहूँगा, प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में अगले 15 साल रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं ना। आपका तो अभी इंटरनेट भी अभी तक नहीं सही चलता कुछ जगहों पे, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक आई थिंक government has to play a big part in it. I think we are a very resilient country. यहाँ पे हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो बगैर गवर्नमेंट की सपोर्ट के ही लोग कर रहे हैं. So they're still trying. But जैसे जैसे ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, मैं जब OLX का दफ्तर खोल रहा था यहाँ पे, तो उन्होंने बोला भाई कराची में नहीं खोलो, लाहौर में खोलो, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, थोड़े गोरे वोरे आएंगे तो ज़्यादा सेफ है. तो आप सोचें कि इस तरह की कन्वर्जेशंस होती हैं बोर्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे. भाई क्या हो गया, इंटरनेट बंद था, आज ऑर्डर्स कम आए ऑनलाइन, क्यों बंद था इंटरनेट, अब भाई ये हो गया, वो सर पकड़ के सब बैठे. सो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, मुल्क खुद ब खुद चला जाएगा ऊपर इंशाल्लाह. आर यू होपफुल? देखिए, होप नाउमीदी तो कुफर है, तो होप तो हमें हर हाल रखना है, और हमें बड़े चेंज लाने के बजाय हमें इनफरादियत चेंज लेकर आना है. फॉर एग्जांपल, मैंने अपने मोहल्ले के ऊपर एक जो सदर वाली कमेटी होती है वो ज्वाइन कर ली है कि भाई अच्छा मैं ये 150 घरों पे क्या कर सकता हूँ कि गटर ना बहे, कोई अगर खातून बूढ़ी हैं और उनकी कोई मियाँ नहीं है तो उनको किस तरह चौकीदार को बोल दिया कि भाई चेक कर लो. मेरे पास यहाँ पे अगर 150 लोग मुझे ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट करते हैं तो मैं अपनी जगह पे क्या चेंज कर सकता हूँ, रादर देन कभी कभार बहुत ज़्यादा ऊपर का सोचना जो आपके हाथ में नहीं है, वो भी इज़ नॉट इट, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. सो मुल्क के अंदर हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, पॉजिटिव थिंकर्स हैं, जिनका मोरल एथिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आई थिंक वी हैव टू डू एंड मेक दोज चेंज. जो भी हमारे क्लोजर सर्कल में हम सब जब करना शुरू कर देंगे ये, तो आई थिंक बड़ा चेंज भी आएगा इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट. थैंक यू. प्लेजर.